चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले बता दूं ये चैप्टर ओनली फॉर न्यू सिलेबस है, ओनली फॉर न्यू सिलेबस है। अब सुनिए इस चैप्टर के साथ क्या क्या हुआ। ये कहते हैं एक्सपीरियंस मैटर। 2012 का जो सिलेबस था आईसीएसआई का, उसमें ये चैप्टर था, और उसके पहले भी रहा। जब मैं सीएस कर रहा था तो भी ये चैप्टर हुआ करता था। जब तुम्हारा 2017 का सिलेबस आया तो पता नहीं किस वजह से इस चैप्टर को हटा दिया गया, और मुझे बड़ा अजीब लगा कि चैप्टर क्यों हट गया, चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 2022 के सिलेबस में वापस आ गया, और ये नोट्स जो मैंने 2012 सब में बनाया था, हाँ मतलब 12-13 में, एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद चैप्टर चेंज हुआ होगा, तो वो जो बना था वो मुझे काम आ गया वापस, तो मैं बचा के रखा हुआ था। थोड़े बहुत अपडेशन करना पड़ता है ना। उस समय सीएलबी हुआ करता था, 2016 से सीएलबी खत्म हो गया, एनसीएलटी आया, तो थोड़ा बहुत जो चेंज करना पड़ा, लेकिन ये काम आ गया। तो ये चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे 5 साल पहले की बात, 5 साल नहीं, 5 साल से भी पहले, 2016 तक पढ़ा रहा हूँ, 17 तक, हाँ 17 तक भी पढ़ाया होगा। 17 के बाद भी थोड़े दिन तक तो ओल्ड सिलेबस चल ही रहा होगा ना, 12 वाला, जैसे अभी भी 17 वाला चल ही रहा है कि नहीं। तो ये पहले समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे इसमें पूछ रहे थे कि सर ये ओल्ड सिलेबस में कौन सा चैप्टर नंबर है, तो चैप्टर नंबर का नाम है नो चैप्टर नंबर, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में चैप्टर है ही नहीं, इट इज ओनली इन न्यू सिलेबस। तो पहले ये समझ में आ गया। तो सिर्फ न्यू सिलेबस वाले बच्चों को पढ़ना है। इस क्लास में कोई ओल्ड सिलेबस वाला है? ओल्ड सिलेबस वाला कोई बच्चा है? जब भी मैं तुम लोग से पूछता हूं ना, तुम लोग मेरे साथ गेम खेलते हो, जब भी मैं पूछूं कोई है तो हाथ उठाने के बजाय, तो मुझे लगता है, मैं देखने लगता हूं कि वो हाथ उठाएगा, लेकिन फिर वो अपना हाथ वापस रख लेता है। तो तुम लोग जानबूझ के, तो अभी कोई ऐसे नहीं कर रहा है। और जहां मैं पूछूंगा कि कोई है क्या, है ना, वो देखो कर रहा हूं वहां से, है। चलिए, तो कोई नहीं है ना, सब न्यू सिलेबस वाले हो। तो ये अजीब बात है, मॉड्यूल फर्स्ट में जब पूछते हैं ओल्ड सिलेबस वाला कोई है क्या, तो कोई नहीं। और मॉड्यूल सेकंड में पूछता हूं कि ओल्ड सिलेबस वाला कोई है क्या, तो सब ओल्ड सिलेबस का ही होता है, बहुत कम ही क्या होता है न्यू सिलेबस का। लेकिन इस अटेम्प्ट के बाद अब सब जगह बराबर हो जाएगा। मॉड्यूल फर्स्ट में भी न्यू सिलेबस, और तुम लोग जब मॉड्यूल सेकंड में पहुंचोगे तो तुम लोग भी न्यू सिलेबस। तो न्यू सिलेबस का बोलबाला हो जाएगा हर जगह। तो ये सिर्फ न्यू सिलेबस में है, क्लियर है जी। चलो जल्दी से एक बार बताओ तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए पढ़ लिया। अब ये लाइन क्यों खींचा मैंने, यहां तक नहीं पूरा पढ़ाऊंगा, यहां तक पढ़ाओगे यहां तक तुम्हारा इंस्पेक्शन इंक्वायरी है, और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन। कोई एक एसी कहीं से चला दो, कोई एक एसी चला दो, पीछे से कोई एसी चला दो, वही वाला चला दो। चलिए हो गया, शुरू करें। चलो चलिए जी, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इंस्पेक्शन पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब जरा ध्यान से सुनो। देखिए सबसे पहले तुम लोगों को बताता हूं, इस चैप्टर के अंदर 3 वर्ड आते हैं, बोलो कौन कौन सा वर्ड आता है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो इसको अलग बॉक्स बना दो, इसको अलग बॉक्स बना दो, बना दिया, ठीक है। अब सुनिए, इंस्पेक्शन इंक्वायरी के ऊपर लिख लो, ये एक रेगुलर एक्टिविटी है। रेगुलर का मतलब इंस्पेक्शन इंक्वायरी चलता ही रहता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या रेगुलर चीज है या ये ओकेजनल है? ओकेजनल है। और ओकेजनल में भी ये सच पूछो तो डीप प्रोब है। प्रोब का मतलब छानबीन। तो जब इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं तो ये कुछ ज्यादा ही टफ चीज है। क्या एग्जैक्टली? डीप प्रोब। डीप प्रोब, प्रोब का मतलब छानबीन, लिख लेना।
तो जनरली क्या होता है, पहले आपका इंस्पेक्शन इंक्वायरी होता है, बाद में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, तो अगर इस बात को समझ लेंगे तो इस चैप्टर में आराम से आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो पहले हमेशा क्या होगा, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, उसमें कोई चीज गलत पाया गया तो तब जाके होगा इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, तो इंस्पेक्शन इंक्वायरी चलता ही रहता है ना, रैंडम बेसिस पे किसी भी कंपनी का क्या कराया जा सकता है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, है ना। जो सबसे नेगेटिव वर्ड है वो कौन है, इन्वेस्टिगेशन। कौन है, इन्वेस्टिगेशन, वो काफी नेगेटिव वर्ड है। अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो इसका मतलब उस कंपनी के अंदर कुछ गलत पाया गया है। कहां गलत पाया गया है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी में। क्लियर है, तो पहले हमेशा जनरली क्या होगा, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, और उसमें कुछ गलत पता चला तो गलत कौन किया है, कितना किया है, कैसे हुआ है, इसके लिए होगा इन्वेस्टिगेशन। याद रहेगा। तो अगर तुम सुनते हो कि किसी कंपनी का इंस्पेक्शन हो रहा है तो इतना नेगेटिव न्यूज नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्शन जनरली चलता रहता है। लेकिन अगर सुने हो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो गया है तो इसका मतलब उस कंपनी में कुछ ना कुछ गलत पाया गया है। याद रहेगा। D2H वाले बच्चे जरा बताओ तो, आवाज क्लियर है ना। D2H वाले बच्चे, मुझे थोड़ा लगा कि आवाज भारी है, या मेरी आवाज भारी है आज, भैंस वाली आवाज है। तुम लोग को आवाज भारी लग रही है, ठीक है, भारी लग रही है, बोल दिया ना तो भारी लग रही है? इसको क्या करूं, दूर करूं? अच्छा देखो, बताइए ना मुझे वो। तो D2H पे क्लियर आवाज है या दिक्कत है, जरा देखना। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, तो बेकार में इन लोगों का है ना कान भारी है आज। चलो आ जाओ, शुरू करें। पहले क्या पढ़ते हैं, इंस्पेक्शन। आ जाओ, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तुरंत हो जाएगा। चलो देखना स्टार्ट करो, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। क्या डायरेक्टर चैप्टर के बाद आप 2 घंटा बोल दीजिए चलेगा, लेकिन आधा घंटा आपके मुंह से अच्छा लगता नहीं है। 30 मिनट बोल दिए तो भी चलेगा, आधा घंटा नहीं बोलेंगे आप। आइए, खैर सेक्शन बताओ कौन कौन है। 206 से 209 ये ओनली फॉर इंस्पेक्शन है। ठीक है, अच्छा बताइए इंस्पेक्शन क्या चीज का होता है एग्जैक्टली? हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और अदर बुक्स एंड पेपर्स का। टिक लगाते रहना, ठीक है। इसमें टिक बहुत लगाना है, क्योंकि ये पुराने जमाने का चैप्टर है तो इसमें बोल्ड थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, आइए। अच्छा, इंस्पेक्शन क्या ऑडिट है? नाइदर ऑडिट नॉर इन्वेस्टिगेशन। ना ये ऑडिट है और ना ये इन्वेस्टिगेशन है, ये मात्र एक अप्रेजल ऑफ ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी है। मतलब बस सरकारी लोग देखने आते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो बताइए, जो इंस्पेक्शन है क्या इसका ऑब्जेक्टिव नेगेटिव है या पॉजिटिव? पॉजिटिव, कि हम देखने आए हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। अच्छा, हम लोग देखने आए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, अब कुछ गलत पा गया तो तब हो सकता है क्या हो जाए, इन्वेस्टिगेशन। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो ये एक हिंदी में ये लाइन लिख लो, ये अप्रेजल का मतलब लिखो, देखने आए हैं, हिंदी में लिख लो, देखने आए हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। ये लिख लो हिंदी में, देखने आए हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। लिखा, देखने आए हैं, बोलो कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। कोई दिक्कत? चलो आ जाओ। तो एक बात बताइए, क्या इसके अंदर मतलब सिर्फ देखने आए कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या, मतलब कि थोड़ा सा भी चेक नहीं करोगे क्या? थोड़ा सा तो चेक करोगे ना। तो वही लिखा है कि ऐसा नहीं है, कैन नॉट बी डन मेयरली, कि भाई जैसे है वैसे ही छोड़ दो, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा बहुत, बट सर्टेन अमाउंट ऑफ वेरिफिकेशन एंड क्रॉस वेरिफिकेशन तो होता ही है। अब इतना तो होगा ही ना। अरे देखने आए का मतलब क्या, ऐसे देख के चले जाएंगे? कि थोड़ा बहुत तो पूछेंगे ना। जैसे मालूम चला मैं ही क्लास में आया और किसी बच्चे के हाथ में पढ़ाई करते वक्त मैं फोन देख रहा हूं, तो देख के छोड़ दिया, तो ये इंस्पेक्शन थोड़ी हुआ। लेकिन फोन देखा, मैंने बोला क्या कर रहे हो, फोन क्यों निकाले हुए हो, है ना, फोन क्यों निकाले हुए हो? तो बोला अरे सर मतलब व्हाट्सअप मैसेज कहीं से आ गया, ही। ठीक है, तो मैंने कहा रखो फोन अंदर। व्हाट्सएप मैसेज देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि हाउ आर यू, ऐसे लिखा हुआ था। तो मैंने कहा नॉर्मल है। लेकिन मैंने जब देखा तो उसमें लिखा आज दिल्ली को दहलाना है। अब बताइए, अब बताओ, अब क्या इंस्पेक्शन कैन रिजल्ट इनटू इन्वेस्टिगेशन? अब तो मुझे लगता है समझ में तुम्हें आ गया, है ना। तो इंस्पेक्शन का मतलब ऐसा थोड़ी कि पूछूंगा नहीं, पूछूंगा, पूछने में सब कुछ ठीक ठाक लगा, खत्म कहानी। लेकिन यह है कि पूछने में अगर कुछ गलत पता चल गया तो इट कैन लीड्स टू व्हाट,
इन्वेस्टिगेशन, याद रहेगा। तो मुझे लगता है इंस्पेक्शन तुम्हें समझ में आ गया। इंस्पेक्शन जनरली चलता रहता है, आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रेगुलर बेसिस पे कुछ कुछ कंपनीज का क्या कराते रहते हैं, इंस्पेक्शन कराते रहते हैं, सो एज टू इंश्योर कि एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू लॉ और नॉट, याद रहेगा। आओ, इंस्पेक्शन का पर्पस क्या क्या होता होगा बताइए। ये देखना कि कहीं फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट करके, जहां जहां मैं टिक लगाऊं स्पीड में टिक लगाते चलो, है ना। और जितने भी सीएस नीतीश कुमार जायसवाल क्लास में बैठे हुए हैं, ये वाले है ना, तुम लोग को टिक लगा इतना ऐसे टिक लगाओगे, ऐसे लगाया करो, कंसीलमेंट ऑफ इनकम बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। कहा क्यों ऐसे लगा दिया तो क्या लग गया आपको, जलन होता है क्या हम लोगों से। खैर अगला, टू सिक्योर नॉलेज अबाउट मिसमैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, क्या कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अगला, ये देखने के लिए कि क्या स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स ने अपने फंक्शन सही ढंग से किए हैं या नहीं। ये देखने के लिए कि कहीं फंड का मिस एप्लीकेशन तो नहीं हुआ, मिस एप्लीकेशन समझते हैं, मिसयूज। और क्या कंपनी के मैनेजमेंट के लोग क्या अपने पोजीशन का मिसयूज तो नहीं कर रहे फॉर देयर पर्सनल एडवांटेज। ये हो गया ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्लियर है। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं। आ जाओ, अब तुम हमें ये देखना है कि हु कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन, लिखो हु कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन। लिखा, एग्जाम में आ सकता है ना। आओ सबसे पहला लिखना, आ जाओ, सबसे पहला पार्टी कौन है, आरओसी, नंबर 1। क्या आरओसी किसी कंपनी का इंस्पेक्शन कर सकता है, बोल ही नहीं रहा कोई। चलो, आरओसी इंस्पेक्शन तब करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब तुमने आरओसी फाइलिंग की। तुमने क्या की, आरओसी फाइलिंग की, देखो ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट। तुमने आरओसी फाइलिंग की, आरओसी फाइलिंग करने के बाद उसको लगा कि मुझे लगता है कुछ और इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा और तुमने उस क्वेश्चन का जवाब दिया, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर से उसको शक हो गया कि लगता है कंपनी में क्या हो रहा है, बोलो, फ्रॉड हो रहा है। तो इंस्पेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, इंक्वायरी। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो पहले वो इंस्पेक्शन तो क्या है, जैसे तुमने आरओसी फाइलिंग की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइल किया, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखा और उसने 2-4 क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे ये पैसा का समझ में नहीं आ रहा, पैसा कहाँ से आया, और तुमने जवाब दिया और जवाब उसको सेटिस्फैक्टरीली नहीं लगा, तो उस केस में वो क्या करेगा, इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा। इंक्वायरी का मतलब एक तरीके का इंस्पेक्शन, अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, ठीक है। आइए दूसरा, क्या कभी कभी दूसरे नंबर पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंस्पेक्शन करवा सकता है, बोलो यस। तो याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट किससे किससे इंस्पेक्शन करवा सकता है, तो उसके लिए वो इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है, और बहुत बार किसी स्टैच्यूटरी अथॉरिटी को भी बोल सकता है कि आप जाइए और इंस्पेक्शन करिए। फॉर एग्जाम्पल बताओ तो, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी को बोल सकता है कि आप करो इंस्पेक्शन, या आरबीआई को कह सकता है, तो वो हो गया ना स्टैच्यूटरी अथॉरिटी, याद रहेगा। चलो, तो 2 लोग हैं जो इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, बोलो कौन, आरओसी और सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक बात बताइए, चाहे आरओसी करे या इंस्पेक्टर करे, इंस्पेक्टर को कौन भेजा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या वो इंस्पेक्शन का रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, बोलो। और रिपोर्ट में क्या लिखा रहेगा, हो सकता है कि लिखा रहे कि सर मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अच्छा, अगर आरओसी ने या इंस्पेक्टर ने लिखा नहीं सब कुछ ठीक है तो ठीक है, लेकिन क्या इंस्पेक्शन रिपोर्ट में लास्ट में एक लाइन लिखा जा सकता है कि मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इस कंपनी में मुझे कहीं ना कहीं शक हुआ है, याद रहेगा। देखते जा रहे हो ना सब कुछ। चलो अब आ जाओ सर्च एंड सीजर। एक बात बताइए, जब वो इंस्पेक्शन करने जाएंगे कौन जाता है, या तो रजिस्ट्रार खुद जाएगा या इंस्पेक्टर, जानते ही हो 2 ही लोग हैं, इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। जब ये लोग जाएंगे तो इनके पास, तुम लोग को पढ़ाता आया हूं लगातार हर जगह, तुम जानते हो सबसे पहले एंट्री होता है, याद है। तो क्या उनके पास एंट्री का पावर होगा, एंट्री का मतलब छापा मारना, बोलो। एंट्री करके क्या करेंगे, वो सर्च करेंगे, और सर्च करेंगे ना, अगर उनको, अच्छा सर्च या एंट्री, ये छापा हुआ कब मारेंगे, जब छापा ये तब मारेंगे जब उनको लगता है कि कुछ बुक्स एंड पेपर्स जो किससे जुड़े हुए हैं,
केएमपी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑडिटर से जुड़े हुए हैं, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, तुम उन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, म्यूटिलेट कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, फॉल्सिफाई कर सकते हो या छिपा सकते हो। सेक्रेटेड मतलब छिपाना। तो जब उनको छापा तब मारा जाता है जब उनको शक होता है कि लगता है छिपा लेगा, है ना, या सबूत नष्ट कर देगा, तो छापा मारो और सबूत को अपने कब्जे में लो। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये छापा मारना इतना आसान है या छापा मारने से पहले स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा? स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। बिना स्पेशल कोर्ट से परमिशन लिए हुए आप छापा नहीं मार सकते। तो चलिए पहले क्या क्या वर्ड होता है बोलो। एंट्री सबसे पहले होता है, कहीं और भी पढ़ा होगा। फिर होता है सर्च एंड सीजर, है ना, पहले सर्च करता है और सर्च के बाद लिखना सीजर। सर्च के बाद क्या हो जाता है, सीजर। तो पहले एंट्री मारेगा, फिर सर्च करेगा, फिर सीजर करेगा। सीजर क्या होता है सर? कैची, नहीं, जब्त करना, सीज कर लेना। अच्छा एक बात बताइए, क्या वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को छापा मार के पकड़ा, क्या उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो सीज कर सकता है? बोलो। फिर वही बात, अगर आप सर्च एंड सीजर, तो लिखा ही हुआ है, आप जब भी सर्च एंड सीजर करना चाहते हैं, बार बार ये लिखा हुआ है कि स्पेशल कोर्ट का क्या चाहिए, परमिशन। और आप स्पेशल कोर्ट के परमिशन से 180 दिन तक आप पेपर को सीज करके रख सकते हैं। 180 दिन से ज़्यादा का करना है तो फिर से स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, जब यहाँ छापा पड़ेगा, सर्च होगा, सीजर होगा, तो जो सीआरपीसी के प्रोसीजर है रिलेटिंग टू व्हाट, सर्च एंड सीजर, क्या वो मोटेटिस मोटेंडिस अप्लाई होंगे यहाँ पे? मोटेटिस मोटेंडिस का मतलब एट द सेम लेवल। क्लियर है? तो छापा मारने का आपको याद है, सर्च वारंट पढ़ाया था तुम लोगों को सीआरपीसी में। अभी तुरंत तो जीआईजीएल अभी कराया ना वो मैराथन, उसमें आया तो था सर्च वारंट वाला। तो सर्च वारंट वाला आया था ना सीआरपीसी में। तो क्या वो सारे सेक्शन यहाँ मोटेटिस मोटेंडिस अप्लाई होंगे? यस। चलिए आगे चले। तो यहां तक तुम्हारा क्या खत्म, जल्दी बोलो। इंस्पेक्शन इंक्वायरी खत्म। लाइन खींच दो, दो मोटे मोटे लाइन खींच दो, एक पतला एक मोटा, खींच दिया? ठीक है, चलो अब यहां से शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन। चलिए शुरू करें, आ जाओ। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, तो क्या ये छोटा मोटा है या ये एक पूरा प्रोब है? प्रोब में भी कैसा प्रोब? डीपर प्रोब। लिखो प्रोब का हिंदी छानबीन। छानबीन नहीं जानते हैं जी? छानबीन। इंस्पेक्शन छोटा चीज होता है, इन्वेस्टिगेशन भारी चीज है। ठीक है, आ जाओ। एक बात बताइए, क्या ये एक फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज है? यस। याद रखना, ये तभी होगा जब उनको पता चल जाता है कि यहां गलती हुआ है। ये किससे पता चल गया होगा? इंस्पेक्शन से। अब गलती कौन किया है, कितना किया है, कैसे हुआ, उसका सबूत ढूंढने गए। ये इन्वेस्टिगेशन तो तुमको सीआरपीसी में भी बताया था कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? एविडेंस कलेक्शन। क्या होता है? एविडेंस कलेक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आइए, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो हर चीज का इन्वेस्टिगेशन होगा। बिजनेस का होगा, प्रॉफिट लॉस का होगा, असेट का होगा, गुडविल का होगा, कॉन्ट्रैक्ट का होगा, अदर प्रॉपर्टी का होगा, सब्सिडियरी का होगा, सब का होगा। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो बोला नहीं, छानबीन। छानबीन होगा तो एक का थोड़ी होगा, बहुतों का होगा, सब कुछ का होगा, फिर कहीं से बच नहीं पाएंगे आप। कंपनीज एक्ट के अंदर कितने तरीके का इन्वेस्टिगेशन है बताओ? 1 2 3 4 5 6, तो 6 तरीके का। लिखो मोटा मोटा 6 लिखा। चलिए, पहला, उस कंपनी के अफेयर्स का इन्वेस्टिगेशन होगा, वो तो होना ही है। उस कंपनी का अफेयर का मतलब, सर कितना अफेयर है देखना है सर?
है ना, अफेयर का मतलब मैटर्स, अफेयर। अगला, अच्छा, एक इन्वेस्टिगेशन होता है एसएफआईओ की तरफ से। किसके तरफ से? एसएफआईओ। तो अभी हम पढ़ेंगे एसएफआईओ के बारे में। तो एक इन्वेस्टिगेशन किसका होता है? एसएफआईओ। ये बहुत बहुत खराब इन्वेस्टिगेशन होता है। एसएफआईओ का मतलब सीबीआई हो गया ये। अगला, एक इन्वेस्टिगेशन किसके ऑर्डर पे? ऑन द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल, ऑन द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। अब देखिए, नॉट येट एनफोर्स्ड, ये उस समय था जब मैंने ये नोट्स बनाया था, उस समय तो एनसीएलटी आया ही नहीं था, तो अब आ गया तो इसको काट दो। नॉट येट एनफोर्स्ड थोड़ी रहेगा, अभी एनफोर्स्ड हो चुका है, आ गया ना एनसीएलटी अब। ठीक है, चलिए अगला, इन्वेस्टिगेशन क्या चेक करने के लिए कि सच्चे ओनर कौन है? तुमको याद होगा ना, सच्चे ओनर पर्दे के पीछे रहते हैं बहुत बार, है ना, जिसको हम डीम डायरेक्टर बोलते हैं। भूल गया तुम लोग, एकस्टम टू एक्ट वाला। अगला, इन्वेस्टिगेशन सिर्फ उसी कंपनी के अफेयर में होगा या रिलेटेड कंपनी के अफेयर का भी, और फॉरेन कंपनी का भी? तो बताओ कितने इन्वेस्टिगेशन हुए? बोलो, छो का नाम बोलो। एक तो मेन कंपनी का, उसके बाद एसएफआईओ, उसके बाद एनसीएलटी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ओनरशिप जानने के लिए, और है रिलेटेड कंपनीज और फॉरेन कंपनीज। याद रहेगा? चलो 6 बिना देखे बोल दो एक बार। बोल दिया? चलो अब देखो, सबसे पहले सेक्शन भी देख लीजिएगा कौन कौन सा है। 210 है, 212 है, 13 है, 16 है, 19 है, 28 है। याद करने का कोई तरीका नहीं है, पूरा याद करना पड़ेगा, है ना, लगातार होता तो थोड़ा अच्छा रहता। आइए 210 तो 209 में क्या होता है? 206 से 209 में आपका होता है इंस्पेक्शन। अब 210 से क्या शुरू हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन। याद रहेगा? ठीक है, आओ 210 में अब इन्वेस्टिगेशन कब कब हो सकता है? इनटू अफेयर्स ऑफ दैट कंपनी ओनली। क्या इसमें रिलेटेड कंपनी है या सिर्फ दैट कंपनी? ओनली दैट कंपनी। ठीक है, क्लियर ना? दैट का मतलब जिसका होने जा रहा है। ठीक है, आइए चलिए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन? बोलिए। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके दो हो सकते हैं, ये लो। पहला, याद है आरओसी रिपोर्ट दे देता है। आरओसी ने रिपोर्ट दिया था, इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अरे रिपोर्ट अंडर सेक्शन 209 या 206 ले लो। तुम देखो तो रिपोर्ट वाला कौन सा सेक्शन है? 208। 208 लिख लो, वही 206 से 209 है ना, लिखा अंडर सेक्शन 208। अरे जगह है लिखने के लिए, तुम देखो ना उसी पेज पर ऊपर 208 आ रहा है, मिला? अंडर सेक्शन 208। अंडर सेक्शन 208 में आरओसी ने रिपोर्ट किया कि सर मैंने इंस्पेक्शन किया था और इंस्पेक्शन के अंदर हमें क्या मिला? इस कंपनी में कुछ फ्रॉड की दुर्गंध आई है। अब आप जाके पता कीजिए कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है और कौन, है ना, इसमें शामिल है। ठीक है, फ्रॉड की दुर्गंध। अगला, सुगंध थोड़ी बोलूंगा, तो आ गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब कब ऑर्डर कर सकता है? पहला तो ये था। और दूसरा, क्या कंपनी ने खुद एसआर पास किया है? कंपनी ने खुद एसआर पास किया है कि साहब मेरा क्या कर दो, इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? और तीसरा, वही पब्लिक इंटरेस्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट में तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी क्या करवा सकता है? इन्वेस्टिगेशन। कंपनी में एसआर पास हो गया, शेयर होल्डर को लग रहा है कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चल रहा है, तो क्या कंपनी के शेयर होल्डर नहीं पहुंच सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि सर हमारा क्या करा दीजिए, इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? तो बताओ 3 ग्राउंड है, बोलो कौन कौन ग्राउंड? चलिए 3 ही नहीं है, 2 और है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक बार अच्छा चार्ट बनाता हूं, है ना, सेक्शन 210 के ऊपर। ठीक है, आइए, ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, चलो, है ना, ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन कब कब पास हो सकता है? सुनो, एक है मे, मतलब पास सेंट्रल गवर्नमेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। और एक है शैल, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास करेगा ही करेगा। अभी जो तुम 3 पढ़े थे वो मे था। पहला बोलो, पहला क्या पढ़े थे अभी तुरंत, है ना? ऑन रिपोर्ट
ऑफ ROC अंडर सेक्शन 208। दूसरा बताओ, पासिंग ऑफ SR बाय कंपनी। तीसरा बोलो, इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो सब मिला कितना हो गया? 3, 1, 2 और 3। लिखो पहले इसको उतारो, है ना? किसका सेक्शन? अंडर सेक्शन 210। लिखा? जल्दी लिखो। पब्लिक इंटरेस्ट लिखा लास्ट में, और शैल में 2 होगा, या एक ही है? एक ही है। या अगला पेज भी कोई है? देखो तो अगला पेज पे क्या लाइन लिखा हुआ है? एक लाइन बस है, कुछ नहीं। ठीक ठीक, पहले ये हो गया। तो 3 जगह क्या है जल्दी बताओ? में। और शैल कहाँ है? तो देखो, आओ शैल के लिए आओ। शैल ऊपर देखो। अच्छा, अगर कभी कोर्ट ने या NCLT ने ऑर्डर दे दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है या सेंट्रल गवर्नमेंट शैल है? ये लो ना, यहाँ शैल आ गए। देखो इधर शैल, देखो देखो देखो, यहाँ देखो, देखा शैल? देखा? ठीक, आइए। शैल कब है? तो आओ, ऑन द ऑर्डर ऑफ, पहला बोलो कोर्ट, और दूसरा बोलो NCLT। तो समझ में आ गया? ये चार्ट बना लो, ये चार्ट बड़ा शानदार है। बनाओ जल्दी जल्दी। अब मैं हट गया हूं, क्यों? D2H वाले बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। अरे किसका रबर बैंड पीछे फेंका हुआ है? ये किसका है? ये किस लड़के का है? क्या है ये? तो लो ना, तुम्हें काम आ जाएगा। नहीं, सस्ता होगा तभी नहीं ले रहा, अगर यही महंगा होता तो सब ले लेता। मैं क्यों करूंगा? मैं क्या करूंगा? लो, है ना? चलो लिख लिया, ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट या NCLT। तुम्हारा ही है ना? अच्छा कोई बात, रख लो, या जो मिले रख लो, आज तुम लकी हो। हम लोग कहीं पढ़ रहे थे ना, लकी वकी वाला कहानी, कुछ मिल जाए, शायद IPC में पढ़ रहे थे, तो तुम आज लकी साबित हुई, है ना? चलिए, तो ये समझ में आ गया। एक बार इस चार्ट को बोल दो तुम लोग सब मिलके, बोलो। नहीं बताइए, कब कब सेंट्रल गवर्नमेंट में है? ऑन रिपोर्ट ऑफ ROC, ऑन पासिंग ऑफ SR बाय कंपनी, और इन पब्लिक इंटरेस्ट, है ना? तो यहां हो गया, दूसरे में ऑन लिख देना, तीसरे में लिख देना इन पब्लिक इंटरेस्ट, ऑन पासिंग ऑफ SR बाय कंपनी। क्लियर है? और इधर क्या लिखा? शैल ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट या ऑन द ऑर्डर ऑफ NCLT। याद रहेगा? अच्छा एक बात बताओ, जब तक ये चैप्टर कोर्स में था, 2012 वाले सिलेबस में था ये, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आता था एग्जाम में। बस इतना ही बोलना था मुझे। समझ में आ गया? चलिए, हाँ, और आइए, हेडिंग बोलो। अच्छा, लेकिन जब भी इन्वेस्टिगेशन होगा तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी क्या पॉइंट होगा? इंस्पेक्टर, और उसको कहेगा कि जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे रिपोर्ट दो। मुझे क्या दो? रिपोर्ट दो। आ जाओ, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? SFIO मुझे लगता है पहले भी पढ़ाया तुम लोग को। यस, MC21 चैप्टर में तुम लोग को पढ़ाया था। खैर तुम भूल चुके होगे, याद है? तो चलो कोई बात नहीं। लो, इसका क्या नाम है? SFIO, सफायो, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अच्छा बताइए, नॉर्मल फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन करता है या सीरियस? है ना? तो ये हो गया लाइक CBI ऑफ कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट का एक तरीके का क्या है? CBI है। और इसको तो जन्म होते देखा है मैंने सत्यम केस के बाद। सत्यम केस के बाद भारत में SFIO का जन्म हुआ, और सत्यम का शेयर होल्डर मैं था, और सत्यम में फ्रॉड हुआ, है ना? तो सत्यम फ्रॉड को तो मैंने पूरा देखा है, और उसका टेक ओवर किया महिंद्रा ने, तो मेरे भी शेयर्स का टेक ओवर हुआ, सब कुछ हुआ।
खैर मैं उस समय था। चलिए खैर, आप लोग तो उस समय शायद जिस समय वो सब हो रहा था तुम लोग तो शायद सही ढंग से पैंट पहनना भी नहीं सीखे होगे। सीख गए थे? अच्छा अच्छा, कह रहा सीख गए थे। है कहाँ भी रुकिए, सब गूगल पर सर्च मारते हैं। देखो सत्यम फ्रॉड कौन से ईयर का है, देखो जरा। सत्यम फ्रॉड कब का है और एसएफआईओ कब स्टैब्लिश हुआ, तुम देखो दोनों का सेम आसपास का होगा। सत्यम फ्रॉड कब का है? अरे भाई खोल के सब क्या अपना वो देखने लगा क्या व्हाट्सअप? 2009 दिखा रहा सत्यम फ्रॉड, तो 2009 सत्यम फ्रॉड और एसएफआईओ स्टैब्लिशमेंट दिखाओ। एसएफआईओ स्टैब्लिशमेंट ईयर लिखो, गूगल पे लोगों को कीवर्ड भी लिखने नहीं आता है? 2003। हाँ कोई बात नहीं है, एसएफआईओ अंडर कंपनी सर देख रहे हो? 2015 में हुआ ना। 2003 में क्या सफाई देख रहे थे? स्टैब्लिश हुआ ना 15 में। तो ये किसके वजह से हुआ? सत्यम फ्रॉड के वजह से हुआ है ना। ठीक है, चलो देख लिया। ठीक है, तो सत्यम फ्रॉड अब 2009 दिखाता है सत्यम फ्रॉड, तो 2009 जब दिखाता तो 9 में तो क्या ही मतलब हाँ 9 ठीक है, 9 में तो मैं सीएस में था। खैर 2010 से तो मैंने पढ़ाना ही शुरू कर दिया, तो 9 में मैं सत्यम फ्रॉड में मतलब मैं शेयर होल्डर था, मैं बोल रहा हूँ सत्यम फ्रॉड में मैं शामिल नहीं था, है ना। मैं कहाँ से रहूँगा, वो तो ऑफिस बेयरर जो होंगे वो लोग होंगे। कंपनी सेक्रेटरी को भी जेल हुआ था, उसमें जी जयरमन नाम था कंपनी सेक्रेटरी का, है ना। चलिए आइए जरा देखो इधर 211 एंड 212 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप क्या बना सकते हैं, एसएफआईओ थ्रू नोटिफिकेशन। ठीक है जी, और एसएफआईओ में कौन होगा? डायरेक्टर होगा और कुछ एक्सपर्ट होंगे अलग अलग डिसिप्लिन के। अलग अलग डिसिप्लिन का मतलब कोई सीए हो सकता है, कोई सीएस हो सकता है, कोई सीएमए हो सकता है, एडवोकेट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं। ये लोग इंजीनियर्स की आजकल हर जगह जरूरत है ना। साइबर फ्रॉड कैसे पता करोगे, इंजीनियर ही बताएगा ना। अरे हम लोग कंपनी सेक्रेटरी हैं, हम साइबर फ्रॉड पकड़ लेंगे, हमारा अपना फोन तो संभलता नहीं है, हम साइबर फ्रॉड क्या पकड़ेंगे, है कि नहीं। देखते ना हमारे फोन से कोई भी उसको ओपन करके देख लेता है फोटो वोटो, तो अपना फोन का सिक्योरिटी तो हम रख नहीं पा रहे, दूसरे का क्या रखेंगे। तो इंजीनियर की जरूरत हर जगह है, याद रखिएगा। आइए अच्छा एक बात बताओ, जो डायरेक्टर होगा वो कम से कम किस रैंक का होगा? ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का होगा, कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का होगा। ठीक है, बताया था मेरी कजन अंडर सेक्रेटरी है अभी, अब उसका प्रमोशन होगा तो फिर वो हो सकता है ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाए, है ना। अभी पार्लियामेंट में अंडर सेक्रेटरी है, पीएसयू को ही देखती है वो। पीएसयू का मतलब ये आईआरसीटीसी, इंडियन ऑयल, ये उसी कमेटी में है, पीएसयू कमेटी में है। तो वो क्वेश्चन पूछती है पीएसयू सबसे पार्लियामेंट की तरफ से कि आपने पैसे का किया क्या। तो अब उनका प्रमोशन होगा तो हो सकता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाए। चलिए तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का कम से कम होना चाहिए, है ना। अच्छा एक बात बताइए, बाकी बताया और भी एक्सपर्ट और भी ऑफिसर जो जरूरी लगे वो पॉइंट कर सकते हैं। आइए, जैसे जनरली होता है कि सीबीआई को क्या हर केस दे दिया जाता है, कि मुर्गी चोरी का केस दे दिया सीबीआई को, या सीबीआई को वो केस जाता है जो सीरियस काइंड के होते हैं, और ये हमारे आपके कहने से सीबीआई को चला जाता है या सरकार सीबीआई को सौंपती है केस? तो ऐसे ही एसएफआईओ खुद से कभी नहीं आता है, एसएफआईओ एक पिक्चर में तब आता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बुलाए। तो बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में रेफर एनी मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो देख लो तुम में भी ऐसे ही टाइप रहेगा लगातार, तो सर ठीक कर लेना। कैसे करोगे? ऐसे, एनी मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन। आप बहुत बेदर्दी से करते हैं सब काम, क्योंकि मुझे मालूम है ना मेरा ये हट जाएगा, तुम्हारा हटेगा थोड़ी। अरे कर पाए, ये क्या किए? एनी मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये तो कोई गेम बन जाएगा कि इस लाइन में से काटिए कहां कहां वोट बनता है, कोई बच्चा ऐसे काट रहा है। चलिए, एनी मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब बताओ तो कब करेगा वो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कब रेफर करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तब लगेगा जब लगेगा नेसेसरी है। कब नेसेसरी है? जब आरओसी या इंस्पेक्टर, याद है 208 में, 208 में वो कहा था कि सर ये नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से काम नहीं चलेगा, आई रिकमेंड यू टू ऑर्डर एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन। अगला, एसआर पास करके बेचारा कौन?
कंपनी बोली थी सर हमें तो क्या चाहिए, SFIO चाहिए, ठीक है, इन पब्लिक इंटरेस्ट, या किसी और डिपार्टमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आया है कि यहां क्या होना चाहिए, SFIO। याद रहेगा। चलो एक बात याद रखना, एक बार अगर SFIO को चला गया केस तो नो, ये अदर है, ये अदर, देयर नहीं, अदर, नो अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शैल प्रोसीड है का। इससे पता चलता है कि आप पहले बहुत गलती करते थे। अरे टाइपिंग मिस्टेक है भाई, है ना। तो क्या और कोई सरकारी संस्था इन्वेस्टिगेट कर पाएगी ना। SFIO आ गया तो बस अब कौन रहेगा, SFIO, कोई दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब उसमें आएगी नहीं। तुमको नहीं मालूम CBI का केस बन जाता है तो फिर पुलिस हट जाती है ना। सब एक साथ कैसे करेगा बताओ। चलो आगे। अच्छा बाकी मैंने बताया था काफी पावर किसको दे दिए गए हैं, SFIO को दिए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा पावर तो ये है, जो केस रेफर होंगे वो अपने आप क्या बन जाएंगे, कॉग्निजेबल। और कॉग्निजेबल का मतलब समझते हो, अरेस्ट विदाउट वारंट, लिख लो, अरेस्ट विदाउट वारंट। और क्या SFIO को पावर है, पावर टू अरेस्ट, बोलो, पावर टू अरेस्ट। और याद रखना बेल मिलना भी आसान नहीं रहेगा, बेल अब आपको कंडीशनल बेल मिलेगा, लगभग ये नॉन बेलेबल जैसा ही हो गया। ऐसे भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल साथ ही तो चलता है। किसका हेल्प, वो तो लेगा ही ना। जैसे SFIO इन्वेस्टिगेशन जब आएगा, SFIO आएगा तो जितने इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं उसका तो फाइल मंगवाएगा ही ना। चलिए आगे। तो अभी तक मैंने तुम्हें एक ही पढ़ाया, इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर, है ना, पहला वाला था। 6 है ना, सब मिला के 6 पढ़ना ना, भूल गया ये लोग यार। तो सुनो ना, जब 6 तुम लोग को देखना तो ऐसे देखो ना, आओ तुम लोग ऐसे ऐसे कर लो, तुम लोग को याद रहेगा। ये 6 यहाँ से शुरू हुआ ना, तो ये लो मोटा मोटा 1 लिखो। अभी कितना कंप्लीट हुआ, बस 1, नहीं 1 नहीं, SFIO भी हो गया, हाँ 2 भी हो गया ना, तो 1 हो गया। और बताओ कौन हो गया, 2, ये हो गया तुम्हारा 2, ये लिखो मोटा मोटा 2 लिखा। उसके बाद लिखो 3, अब हम आ रहे हैं किस पे, 3 बताओ तो क्या था, ऑन द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, ठीक है। अच्छा जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, बोल ही नहीं रहा कोई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि NCLT थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कराएगा, NCLT किसको बोलेगा, सरकार को, कि तुम कराओ इन्वेस्टिगेशन। अब सुनो, आ जाओ यहाँ पे, ये कौन सा सेक्शन है, 213 का चार्ट तुम्हें मिलेगा, जरा मैच करना, तो उससे मैच करना, सेक्शन से मैच करना। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो क्या कम से कम 100 लोग जाएंगे NCLT के पास, तब ऑर्डर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट NCLT, या मेंबर्स होल्डिंग 1/10, बोलो 1/10 मतलब 10%। और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ही है, क्या है कि 1/5 है, देखो तो, हाँ तो मैंने बोला ना यहाँ थोड़ा गलत है, ये लोगों 1/5, यहाँ 1/5 हो गया ना, अरे यहाँ 1/5 है, 1/5 का कितना कितना परसेंट हुआ, 20%। तो ये हो गया तुम्हारा 10% और ये हो गया तुम्हारा 20%। तो सुनिए, कभी कंपनी के लोग NCLT को क्या कर दें, रिक्वेस्ट करें, तो NCLT में ऑर्डर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर उसने NCLT ने ऑर्डर कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, ये ना। अच्छा बताओ कितने लोग जाएंगे तब जाके NCLT एक्टिव होगा। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो कम से कम 100 लोग जाएं, या इतने आदमी जाएं जिनके पास कितनी होल्डिंग हो, 10% हो। अच्छा एक आदमी के पास 12% अकेले चला गया तो भी हो गया, 10% वाले रूट से नहीं हो गया, नहीं। तो एक है नंबर वाइज, एक है परसेंटेज वाइज, एक है क्या, नंबर वाइज। ये तो नंबर वाइज है, ये क्या है, नंबर वाइज, और ये हो गया तुम्हारा अमाउंट वाइज, का मतलब परसेंटेज वाइज। और इसमें तो सिर्फ परसेंटेज वाइज ही है, क्या है, परसेंटेज वाइज। तो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में 10% या 20% चाहिए, 20%। तो इतने लोग अगर किसके पास चले गए, NCLT के पास चले गए, तो NCLT हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर दे, ऑर्डर कर दे कि जाओ क्या करवाओ, इन्वेस्टिगेशन कराओ। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन। याद रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख। चलो आ जाओ अगला बोलो। ये कितना हो गया, 1 2 3 4, लिख लिया। चलो अब बताओ, इस बार जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो क्या चीज के लिए कर रहे हैं, क्या चीज जानने के लिए कर रहे हैं, हम ये जानने के लिए कर रहे हैं कि ट्रू ओनर कौन है। लिखो ट्रू, ऐसे अंदर में भी कहीं ट्रू ओनर होगा देखना,
अंदर की लाइन में है कहीं ट्रू ओनर? नहीं लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, लिखा ना, ये लिखो ट्रू, हाँ ट्रू पर्सन, ट्रू पर्सन का मतलब जो सामने से दिख रहा नहीं है, पर्दे के पीछे है ना। तो यहां लिखो ट्रू पर्सन का मतलब बिहाइंड द कर्टन या बिहाइंड द वेल, बिहाइंड द वेल, VEIL, VIL का मतलब पर्दा। ये लोग एक बात बताइए, अगर पर्दे के बाहर रहते तो इन्वेस्टिगेशन करके इनका पता चलता। ये पक्का है, कहां छिपे हुए हैं? पर्दे के पीछे। किन लोगों को ढूंढ, यहां लिखा तुमने बिहाइंड द कर्टन या बिहाइंड द वेल? अरे लिखा तो पर्दा हटाना है भाई, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेशन। आइए, ट्रू पर्सन कौन कौन ढूंढा जाएगा? जो कंपनी में फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है ना, इन द सक्सेस और फेलियर, मतलब अगर कंपनी सक्सेस कर जाए तो उनको पैसा मिलना था, फेल हो जाए तो उनका लॉस होना था, पर वो सामने से दिख रहे नहीं है। दूसरा, मालूम चला वो लोग है ना, जिसका कंपनी के ऊपर क्या है बनाया हुआ, उन्होंने कंट्रोल बनाया हुआ, ये लो दूसरा दूसरा लोग कंट्रोल बनाया हुआ। तीसरा, कंपनी के डिसीजन या पॉलिसी को क्या कर रहे हैं? मटेरियली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और नंबर 4, जिनका कंपनी में क्या है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। और नंबर 5, वो कंपनी के क्या है? बेनिफिशियल ओनर या सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। याद है SBO पढ़ाया था तुम लोग को। तो कितने लोगों का पकड़ने की कोशिश की जा रही है? 5 तरीके के लोग, बोलो 5 कौन कौन है? सर फाइनेंशियली इंटरेस्टेड लोग हैं सक्सेस और फेलियर में। दूसरा, कंट्रोल बनाए हुए हैं कंपनी पर सर। तीसरा, मटेरियली इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं पॉलिसी को। नंबर चौथा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। नंबर 5वां, बेनिफिशियल ओनर या SBO है। या तो इनको ढूंढा जाता है बेन, बेन था फोन नंबर है, हाँ था ना बेन, बेन 1 बेन 2 बेन 3 ये सब था, याद होगा पढ़ाया था, है ना SBO रूल्स में। चलिए 216 हो गया कंप्लीट। आ जाओ अब बताओ ये कौन है? ये कुछ नहीं, 5 नहीं है, इसी से जुड़ा भाई। 5 यहां से होगा, रिलेटेड कंपनी से ये हो गया 5। चलो पहले 5 पढ़ा देता हूं, फिर वापस आ जाऊंगा उस पर, ठीक है चलेगा ना? आ जाओ। अच्छा इस बार बताइए, इन्वेस्टिगेशन कैसी कंपनीज में हो रहा है? उस कंपनी में हो रहा है या उनके भाई बहन में हो रहा है? भाई बहन में हो रहा है। तो आओ इसमें कौन कौन लोग हैं, आ जाओ आ जाओ। क्या इंस्पेक्टर के पास पावर रहेगा कि वो चाहे तो इनमें भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? आओ, कौन? होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का, कंपनी जिनके जिनके यहाँ सेम MD या मैनेजर है, ये लो, मतलब जो तुम्हारा MD मैनेजर है वही वहां भी MD मैनेजर है। ये समझ में आ गया? 3 नंबर। चौथा नंबर याद रखना, जिसके कहने पे तुम चलते हो। देखो लिखा, वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच कंपनी। इसका मतलब दैट कंपनी इज अ डीम्ड डायरेक्टर। अरे उस कंपनी कहने पे हम चलते हैं, जिसका मतलब उस कंपनी ने मेरे ऊपर क्या बना रखा है? कंट्रोल। तो 4 लोग हुए, बोलो कौन कौन है? होल्डिंग, सब्सिडियरी, जिन कंपनीज में सेम MD सेम मैनेजर है। नंबर 4, जिन कंपनी के कहने पे तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। अब बताओ, तो उस केस में उन सारे कंपनीज या उस MD या उस मैनेजर, इन सबका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? बोल ही नहीं रहा कोई? चलो अच्छी बात है। आओ थोड़ा पीछे का, 5 एक और चाहिए ना, 6। तो एक आगे, 6 आगे पढ़ ही लेते हैं ना, 6 कंप्लीट करके आगे पीछे आते हैं। कहाँ है 6? कहाँ रहा? ये लो, ये आ जाओ 6 नंबर। कुछ नहीं कहा, जितना कहानी पहले पढ़े हो वही मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होगा। फॉरेन तो क्या फॉरेन कंपनी के लिए अलग से सेक्शन लाऊंगा कि जितना बताया वही है? जितना अभी पीछे बताया ना 5 तरीके का, वही 5 तरीके का इनका भी हो सकता है। तो हो गया 6 कंप्लीट ना तुम्हारा। अब जो पढ़ा रहा हूं क्या है? इंसिडेंटल और एंसिलियरी चीज रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन। शुरू करें? आ जाओ, मजा आएगा, मजा आएगा, एकदम मजा आएगा, जल्दी से आ जाओ। क्या मजा कहाँ आ रहा है? आप ही को मजा आ रहा है बस। आ जाओ, हेडिंग बोलो। बोल ही नहीं रहा कोई? चलिए क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये कहानी कब की है? मतलब इन्वेस्टिगेशन कंपनी का चल रहा है, उसी बीच में कंपनी क्या कर रही है, सुनो। ड्यूरिंग द पेंडेंसी, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। कंपनी क्या बदमाशी कर रही है? सो देखो आप, कंपनी कर रही है अपने किसी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज, अपने किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड, अपने किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट, अपने किसी एम्प्लॉय का टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज कर रही है, अपने किसी एम्प्लॉय को डिसमिस कर रही है, या उसका रैंक घटा रही है। तो ये सब आप नहीं कर सकते। बताओ 6 चीज नहीं कर सकते, बोलो क्या क्या नहीं कर सकते? बोल ही नहीं रहा कोई?
अगर करने का मन है तो पहले एनसीएलटी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो क्या बिना एनसीएलटी अप्रूवल के क्या आप अपने एम्प्लॉयज के साथ ये 6 काम कर सकते हो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन? आप नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? अच्छा, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं मान लो, तो प्रपोजल बना के किसको भेजना पड़ेगा? एनसीएलटी को। एनसीएलटी को अगर उस पर ऑब्जेक्शन लगता है, क्या लगता है? एनसीएलटी हैज ऑब्जेक्शन, तो वो आपको नोटिस भेज के कितने दिन में बता देगा? 30 दिन में बता देगा। अगर 30 दिन में नहीं एनसीएलटी बताया तो आप मान के चलिए उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर आप ये काम कर सकते हैं। कहां लिखा हुआ है कि अगर वो नहीं बताएगा तो हम मानेंगे कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। इफ द कंपनी डज नॉट रिसीव विद इन 30 डेज इट मे प्रोसीड, लिखा ना? क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? अच्छा, तुम लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ने का बहुत भयंकर आदत नहीं है? आदत हो गया? अब आदत हुआ कि नहीं पहले बताओ? लाइन बाय लाइन जब तुम लोग भी घर पे भी पढ़ते हो तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हो किसी चीज को? लाइन बाय लाइन पढ़ना तो खैर दुनिया का सबसे अच्छा चीज है, लेकिन ये सबसे महंगा चीज है। इतना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, चाहे पढ़ाने वाला हो या बच्चा पढ़ने वाला हो। आपको मैं बोल दूं ना, आप लोग को मजा किस में आता है? ऊपर ऊपर से चार्ट से पढ़ा दीजिए, काम चल जाएगा। पर चार्ट से काम नहीं चलेगा, आप फंसेंगे। ये लंबा रूट है, ये जो होता है ना लाइन बाय लाइन वाला, ये थोड़ा लंबा रूट होता है। लेकिन याद रखिएगा, लॉन्ग कट ही सक्सेस देता है। शॉर्टकट अगर सक्सेस दे भी दिया तो टेम्पररी सक्सेस होता है, नहीं होता है कि नहीं होता है? अभी एक स्टूडेंट है, कंपनी सेक्रेटरी बना मेरा, और वो मैसेज लिखा मुझे, अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब सब पे चलता रहता है। जो टीचर कुछ दिन पहले तक बोल रहे थे कि क्या आपको सीएस छोड़ देना चाहिए, वो बोल रहा है कि एक दुबई का कोई बच्चा सीएस बना, ये देखो कितना कमा रहा है। तो एक बच्चा मुझे मैसेज लिखा है, सर अब मैं आपके यहाँ से पढ़ा हूँ और मैं सीएस बना हूँ, बट मैं दुबई में काम नहीं करता हूँ। ये मैसेज लिख के मुझे भेजा है। मतलब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया इन सब चीज़ों से कि क्या जो सीएस बन के दुबई में काम कर रहा है सिर्फ उसी का इंटरव्यू होगा, हम लोग का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अब मुझे बच्चे बड़ा गाली देते हैं कि ये आदमी कुछ नहीं करता है। मेरा स्टूडेंट सब कौन कौन से पोस्ट पे बैठा हुआ, कहाँ कहाँ बैठा हुआ, मैं कभी इंटरव्यू नहीं करता। मैं पढ़ाने में दिन पूरा ज़िंदगी गुजार देता हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है। और यूट्यूबर से पढ़ाने पर तो ध्यान देता नहीं है, तो यही सब काम करता है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे भी अभी सब करना पड़ेगा, है ना? जैसे तुम लोग का इंटरव्यू है ना, कि और कैसा लगा फेल होके? कहा सर हम जब शुरू हुए थे तभी लग गया था कि हम फेल कर जाएंगे, और जब हमने कोर्स देख सीएसडब्ल्यूटी पास करके जब एग्जीक्यूटिव में और पहली क्लास आपने 5-6 घंटे की ली, तो उसी दिन सर एहसास हो गया था कि हम फेल करेंगे। लेकिन कहा अब चलो 6 महीना ऐसे काटते हैं, और आपने बाद में एक बार और बोला कि सीएसडब्ल्यूटी वालों के लिए एक अटेम्प्ट तो मैं माफ़ करता हूँ, तो और हम मजबूत हो गए कि एक बार तो फेल होकर सर को दिखाना है। तो काफ़ी मोटिवेटेड थे फेल होने के लिए। सर ये इंटरव्यू दोगे ना तुम लोग? हैं? बोलो। कहा जाता है कभी भी सीखना उन लोगों से चाहिए जो लोग फेल कर जाते हैं, ठीक है? ये हमेशा याद रखे, जो फेल होने वाला वो गलती बताता है कि हम क्यों फेल हुए। वो अलग बात है कि आजकल फेल होने वाला दूसरे पे ठिका फोड़ देता है, क्यों फेल हुआ? आईसीएसआई की वजह से, है कि नहीं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है भाइयों और उनकी बहनों। अभी भी अगर आप करोगे तो करो। और एग्जामिनेशन कुछ नहीं होता, ये मात्र एक्सपीरियंस होता है, मात्र लाइफ का क्या होता है? ये एक्सपीरियंस होता है। तो इसको जीत हार मत बना के चलना तुम लोग। बहुत लोग ना जीत हार बना लेते हैं इसको, अब फेल होते ही ये जिंदगी मैं खत्म करता हूं, है कि नहीं? ये सब कुछ भी नहीं है। आंख से एक आंसू नहीं आना चाहिए अगर आप फेल कर गए तो। आपको कहते हैं या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। हाँ, लेकिन ना आप जीते और ना आप सीखे तो तुम महाबेवकूफ हो, खुलेआम। या तो आप जीतेंगे या आप सीखेंगे। और जो सीएसडब्ल्यूटी पास करके आता है और पहला अटेम्प्ट देता है, वो बेचारा ज्यादातर सीखता ही है, अगले बार वो क्या करता है? जीतता है। इस क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले बार रह जाते हैं बेचारे, लेकिन दूसरे बार जब वो आता है तो मैं बड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करता है, क्योंकि उसको रियल टेस्ट पता चल चुका होता है। हाँ, उसमें से कुछ बच्चे सीएस छोड़ ही जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन जो सीएस में लगा रहता है वो आज न कल बन ही जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे, घबराने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगा तो क्या इंस्पेक्टर अपना रिपोर्ट देगा? बीच में दे दिया तो इंटरिम रिपोर्ट, और सब कुछ होने के बाद दिया तो फाइनल रिपोर्ट दे देगा। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या ये रिपोर्ट राइटिंग में होनी चाहिए या प्रिंटेड होनी चाहिए? दोनों में, तो राइटिंग और प्रिंटेड होना चाहिए। और याद रखना, अब सुनो, यहां से अलग करो तो ऐसे कर दिया अलग। अच्छा, एक बात बताओ, कंपनी का कोई मेंबर, क्रिएटर या अदर पर्सन जो इंटरेस्टेड है उसमें, क्या वो चाहता है, वो रिपोर्ट मांगना चाह रहा है,
तो क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा के वो रिपोर्ट ले सकता है? बोलो कि सर अभी इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हम रिपोर्ट देखना चाहेंगे। बोलो। अच्छा एक बात बताइए, वो रिपोर्ट ऐसे ही फोटोस्टेट करके दे दिया जाएगा या प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेट होगा? किसका ऑथेंटिकेशन होगा? सील ऑफ अ कंपनी या सील ऑफ दैट पब्लिक ऑफिसर जिसके कस्टडी में वो रिपोर्ट है। और वो जो सील लगेगा वो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका मतलब सील लग गया तो इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए वो एक अच्छा सबूत माना जाएगा। याद रहेगा? चलिए बाकी मैंने बता दिया था। एसएफआईओ का जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगा हो सकता है वो आपको ना मिले। एसएफआईओ का जानते हैं ना, थोड़ा सीरियस केस होता है, तो हो सकता है वो अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके साथ शेयर ना करे। लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट अगर आप एप्लीकेशन लगाओगे तो उस केस में हो जाए, मिल जाएगा आपको, बशर्ते कि आप एप्लीकेशन लगाओ, है ना। चलिए अब बोलो जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ, इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आ गया, अब सरकार क्या क्या एक्शन ले सकता है? बोलो क्या क्या एक्शन ले सकता है, जल्दी बताइए। आपने, इंस्पेक्टर ने अपना रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा, कैसा लगा कि कोई पर्सन उसमें क्या है, गिल्टी है, गिल्टी है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कर देगा? देखो खासकर कौन सा लाइबिलिटी आ रहा है, क्रिमिनल, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोसिक्यूट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब केस कर देगा उस पर। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद सजा सुना सकता है क्या? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत खींचोगे तो पेनल्टी लगा सकता है, जेल थोड़ी भिजवा सकता है। जेल भिजवाने की बात आएगी तो फिर प्रोसिक्यूशन होगा ना। तो अगर लग रहा है क्रिमिनल केस बनता है, क्या बनता है? क्रिमिनल, तो वो तुमको प्रोसिक्यूट कर देगा, ठीक है। और बाकी याद रखिएगा, उस केस में उस कंपनी के जितने ऑफिसर, जितने एम्प्लॉइज हैं, है ना, उन सबों को सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? असिस्टेंस देना पड़ेगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ रहा है कि आपका डायरेक्टर का एड्रेस दीजिए, कर एड्रेस तो है ही नहीं। कंपनी सेक्रेटरी का घर कहाँ है? कहा हमें क्या पता, वो आता था जाता था, हमें क्या पता, वो तो ऐसे टेंट में, तंबू में रहता था वो, अभी कोई मतलब है? तो आप पूरा असिस्टेंस देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, और भी चीज हो सकता है, लो अब टिक लगाते आना। क्रिमिनल लाइबिलिटी है तो प्रोसिक्यूशन हो जाएगा नंबर 1। क्या कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर आ सकता है? मिस फियांस का केस बन सकता है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो सकती है, बोलो डिसगॉर्जमेंट कराया जा सकता है। अब सुनो डिसगॉर्जमेंट क्या होता है। तो ये सब मिला के 5 दिखा दिया मैंने, बोलो कौन कौन 5? सर क्रिमिनल केस बनता है तो प्रोसिक्यूशन हो सकता है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ सकता है, बोलते जाओ। मिस फियांस का केस हो सकता है, मिस फियांस का मतलब फ्रॉड, और बोलो रिकवरी प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, डिसगॉर्जमेंट चलाया जा सकता है। सुनो डिसगॉर्जमेंट का मतलब होता है उल्टी करना। हाँ तो उल्टी करना उस चीज का नहीं जो खाया है, हाँ जो लिया है और पचा के रखा है उसका उल्टी करना। तो जैसे देखिए कहां लिखा हुआ है कि फ्रॉड हुआ था, उस कंपनी का डायरेक्टर, केएमपी और ऑफिसर ने कौन सा एडवांटेज लिया था? अनड्यू एडवांटेज और बेनिफिट। जैसे मान लो 20 लाख रुपया रख लिया था, तो क्या 20 लाख रुपया का उल्टी करना पड़ेगा? उल्टी का मतलब 20 लाख रुपया वापस करना पड़ेगा। उल्टी का मतलब वापस करना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और एक बात बताइए, क्या यहां पे फिर उस केएमपी, उस डायरेक्टर की लायबिलिटी क्या लिमिटेड लायबिलिटी होगी या अनलिमिटेड लायबिलिटी? तुम लोगों को पढ़ाया था ना चैप्टर नंबर 1 में, जनरली कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है, लेकिन अगर फ्रॉड का केस बन जाता है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाता है। वो केस आ गया ना, देखो यहां पे। चलिए आगे चलें, आगे 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 आगे, ये लो। अच्छा एक बात बताइए, ये जितने भी खर्चे होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? बोलो। याद रखिएगा, पहले नीचे ही पढ़ लो तुम। आ जाओ इधर आओ, इधर आओ। ये आ गया, एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन बेयर करेगा? सबसे पहले बेयर करेगा इन द फर्स्ट इंस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट खुद। इन द फर्स्ट इंस्टेंस मतलब पहली नजर में कौन दे देगा ये पैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा किससे रिएंबर्स कराएगा? उस आदमी से कराएगा जो जिसके ऊपर बाद में क्या आया? कन्विक्शन और प्रोसिक्यूशन, है ना, या जिससे डैमेज लिया गया या जिससे प्रॉपर्टी वापस लिया गया। क्लियर है? अच्छा कितना उससे पैसा वापस लिया जाएगा? जितना कोर्ट बताएगा, ठीक है। अच्छा अगर कंपनी का मतलब कंपनी फ्रॉडुलेंट निकली तो कंपनी से पैसा लिया जाना है, तो याद रखना अगर कंपनी इज लाइबल टू पे तो कंपनी की प्रॉपर्टी पे ये पैसा क्या माना जाएगा? फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज का मतलब
अगर तुम पैसा नहीं दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे प्रॉपर्टी को बेच के पैसा ले लेगा। तो क्या यह बताइए, ये चार्ज बाय एक्ट ऑफ अ पार्टी है या चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है? चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पढ़ाया था ना, तो वो चार्ज दो तरीके का होता है। क्लियर है? अगर इसका मतलब अगर कंपनी लाइबल निकली तो कंपनी को इन्वेस्टिगेशन का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो फिर माना जाएगा कि उतने पैसे से कंपनी पर क्या क्रिएट हो गया? चार्ज। और भी कौन सा चार्ज? सीधा फर्स्ट। समझे? सारे चार्ज पीछे हट जाएंगे। सरकार है ना भाई, सरकार से कौन ही लड़ सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ, देखो इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 210, याद होगा, या एनसीएलटी के ऑर्डर पे। आपको याद होगा शुरुआत में मे रहता है और बाद में शैल, ये शैल वाला है और ये मे वाला। मतलब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर क्या ऑर्डर कर दिया, बोलो क्या ऑर्डर कर दिया? इन्वेस्टिगेशन। तो एक बात जरूरी है कि वो बाद में तुमसे पैसा रेम्बर्स कराए, या शुरू में भी थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मनी लेके रख सकता है? बोल ही नहीं रहा कोई, तो याद रखें यहां लिखा हुआ बिफोर अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर। तो क्या मतलब शुरू में ले लिया? बिफोर अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर वो चाहे तो तुमसे कुछ सिक्योरिटी मनी ले सकता है, मे रिक्वायर। अच्छा सिक्योरिटी मनी मैक्सिमम कितना ले सकता है? 25,000। 25,000 क्यों ले रहा है? टुवर्ड्स द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मैक्सिमम 25,000 है, और एज में भी प्रेस्क्राइब्ड वर्ड था तो प्रेस्क्राइब कर दिया है, देखो यहां पे रूल से। ये कहां से आ रहा है? रूल से। 50 करोड़ तक का टर्नओवर है कंपनी का तो कितना पैसा ले सकता है? 10,000। 50 करोड़ से ज्यादा 200 करोड़ तक है तो 15,000 का सिक्योरिटी ले सकता है। 200 करोड़ से ज्यादा है तो 25,000। तो 25,000 इज द मैक्सिमम। अच्छा एक बात बताइए, ये पैसा ले लिया गया, ये पैसा कब रिफंड होगा? याद रखना इफ यहां लिखना, इफ, ये ऑफ नहीं है, इफ है, इफ ये इफ है। अब पढ़ो पूरा, इफ ऑफ नहीं, इफ द सिक्योरिटी शैल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट इफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इनटू प्रोसिक्यूशन। क्योंकि अब तो प्रोसिक्यूशन होगा तब कोर्ट करेगा सब कुछ, तो उससे सिर्फ 10, 15, 25,000 थोड़ी लेना, अभी तो बहुत लेना। तो ये पैसा वापस हो जाएगा और प्रोसिक्यूशन चालू हो जाएगा, याद रहेगा। चलो ये भी हो गया क्लियर। अब कौन कौन बच गया? ये लो, ये एग्जाम में बहुत आता है, 5 स्टार रेटिंग। एक बात बताइए, कंपनी सेक्रेटरी को क्या क्या पे करके रखेगा अगर उसको मालूम चल गया कि कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? तो कहा सर कंपनी सेक्रेटरी को अगर शक है या उसको मालूम चला कहीं से कि इन्वेस्टिगेशन हो सकता है तो सर एक बैग में कम से कम 10, 20, 50 लाख रुपया रखेगा। दिस इज द प्रिपरेशन बाय कंपनी सेक्रेटरी टू फेस इन्वेस्टिगेशन। कि जहां इंस्पेक्टर आया चुपके से पतली गली में ले जाके अब वो बैग थमा देगा, इन्वेस्टिगेशन खत्म। क्या ये लिखोगे एग्जाम में, या जो नीचे लिखा हुआ वो लिखोगे? है ना। एक बार मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था 2011-12 में, तो ऐसे ही मैंने पूछा कि बताओ कंपनी सेक्रेटरी का क्या प्रिपरेशन रहेगा टू फेस द इन्वेस्टिगेशन। तो एक बच्चा यही जवाब दिया था, सर पैसा तैयार रखेगा। जैसे कि हाँ, जैसे कि इंस्पेक्टर आया, घूस खिलाया और वहीं से रिटर्न हो गया, काम ही खत्म। क्या वो चलेगा? क्या ये चलेगा? वो चलेगा। देखो सब बोला सर प्रैक्टिकल दुनिया में रहिए, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता जो आप पढ़ाने वाले हैं, होगा तो वही जो आपने पहले बोला है कि नहीं? लेकिन जो बुक में लिखा हुआ वो देखिए। आइए, इससे पहले कि इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, कहा सर पैसा दे दीजिए। का बार बार यही दिमाग में आ रहा है सर। नहीं, इट इज एडवाइजेबल फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी जिसको कि एक रिपोर्ट बना के रखे कि कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पे लगता है फ्रॉड और मिसफियांस या मिसमैनेजमेंट का आरोप लग सकता है। अब बताओ कौन कौन से एस्पेक्ट ऐसे हैं जो तुम्हें चेक करके रख लेना चाहिए जहां जहां इन्वेस्टिगेशन का शक हो सकता है। आरपीटी बहुत बड़ा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में तो फ्रॉड होने के चांसेस हैं, है कि नहीं? एक बार पढ़ो तो कौन कौन से एस्पेक्ट पे वो रिपोर्ट बना के रख लेगा। बोलते चलो, तुम लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। पूरा पढ़ जाओ। ये तो सारे एस्पेक्ट बोल दिया यार। नहीं,
तुम क्या करना ना, सारे चैप्टर का नाम दिमाग में सोचना, जितने चैप्टर हैं कंपनी लॉ में, और लिख देना कि ये सारी चीज़ों को एक बार चेक किया जाएगा, जिससे कंपनी सेक्रेटरी अच्छा इन सब में कहीं कुछ गलती नजर आए तो तुरंत उसको ठीक कर लेगा, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा ना जाए, यही मतलब है ना। चलिए, तो क्या लगा, ये लंबा काम लग रहा है, मतलब मेहनत का काम लग रहा है, इससे अच्छा क्या था? हाँ, पैसा वो अपना लेके जाएगा या डायरेक्टर से मांगेगा? डायरेक्टर को बोलेगा सर देख लीजिए आप ये चाहते हो ये, और मैं पहले बता दे रहा हूँ जैसा मैं हूँ इस सब में गलती पकड़ाएगा, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर अपसेंट ही रहता हूँ, तो गलतियाँ तो हुई होंगी, और ऑडिटर भी हमारे जैसा ही है सर, तो पूरा फ्रॉड पकड़ाएगा, सबसे पहले आप जाएंगे, हम तो जाएंगे सर, हम तुम्हें भी ले जाएंगे। तो डायरेक्टर पूछा बता कैसे बचे, लाइए 20 लाख, और उस 20 लाख में से 15 लाख दिया, उधर 5 लाख रख लिया। ये है एक सच्चा फ्रॉड कंपनी सेक्रेटरी, है कि नहीं? और आपको मैं बताऊं, बहुत बार रियलिटी में ऐसा ही होता नजर आता है। आप लोग स्टूडेंट हो, बता ही देता हूं, ये कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब जो ज़्यादातर कमाते हैं, मतलब जो फ्रॉडुलेंट है उनका बात बोल रहा हूँ मैं, बाकी तो 90% ईमानदार हैं, जो 10% है जिन पर केस हुआ उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ज़्यादातर लोगों की कमाई इसी चीज़ से होती है। एक दो बार तो ऐसा भी आरोप लगा बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे, उन्होंने अपने क्लाइंट पर खुद छापा मरवा दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और मरवा के उसके बाद क्या हुआ, छापा मरवाया, और उसके बाद क्या हुआ, क्लाइंट को बोल रहा है कि अगर डील करना है तो आप 1 करोड़ दो, 1 करोड़ में से 50 लाख दे दिया किसको, इनकम टैक्स वाले को 50 करोड़ रख लिया, मतलब 50 लाख रख लिया खुद। कहा ये अच्छा बताया आपने, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, मुझे पता चल गया इसका मतलब सबको पता चल गया, तो इसका मतलब आप बताओ उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक बार तो कर लिया भाई मानी, लेकिन फिर उसको कोई अपना बनाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई रखेगा उसको? आप समझिए, है ना, कहते हैं विश्वास बनाने में सालों लग जाते हैं, अब बिगड़ने में एक दिन लगता है कि नहीं? तो इस बार का ध्यान रखिएगा, हाँ ध्यान रखेंगे कि पता ना चले, है ना। और याद रखना, सच कभी दबता नहीं है, कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है ना। जब मेरे ऊपर जीएसटी का रेड हुआ था तो मैंने पूछा था कि किसने बताया आपको ये, तो बोला आपके जैसे कुछ लोग बता जाते हैं। तो आपके जैसे कुछ लोग बता जाते हैं, इसका मतलब कोई टीचर ही मेरा मुखबिरी किया, और मुखबिरी क्या किया, मेरा तो कोई केस ही नहीं बनता था भाई, मैं जीएसटी ले नहीं रहा था बच्चों से, नहीं ले रहा था क्योंकि बच्चों का फीस भर रहा था, उस समय मेरा फीस भी बहुत ज़्यादा था, 70,000 रुपये फीस था, 70,000। तो 70,000 फीस में अगर मैं 18% जीएसटी जोड़ता तो कहाँ पहुँच जाता, तो मैं जीएसटी लेता नहीं था, बस उसी पर छापा मार के वो पूरा रिकॉर्ड निकाल लिया, रिकॉर्ड निकाला तो अमाउंट बहुत ज़्यादा निकला, उस पर वो 18% जीएसटी लगाया, और उसके 30% मेरे पर पेनल्टी लगाया, और स्टूडेंट सब तो सब भाग गया, कंपनी सेक्रेटरी बन के जॉब कर रहा है, फंसा मैं, सब का जीएसटी 30% जीएसटी मैंने दिया, जीएसटी मतलब 30% पेनल्टी प्लस 18% जीएसटी, और प्लस जो हुआ सो हुआ। तो मैं मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो सीना तान के हर जगह बोलता हूँ हाँ मेरे ऊपर रेड हुआ था। और सबसे बड़ी बात, मैं इतना भी बड़ा आदमी नहीं था, मुझे रेड होना चाहिए था, वो किसी न किसी ने वो उसमें क्या बोलते हैं, आउट ऑफ जलन उन्होंने जाके ऐसा कर दिया। लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये आदमी खत्म हो जाएगा, पर मैं कहाँ खत्म हुआ, तो मैं चल रहा हूँ, मैं कोरोना के बाद भी चल रहा हूँ। उसने मुझे बोला था, जो टीम आई थी ना, कि सर हम लोग जहाँ जाते हैं ना, वहाँ जाने के बाद वहाँ कहते हैं दिन दुगुनी रात चौगुनी, वो और आगे बढ़ता है सब कुछ। और हुआ भी ऐसे ही, 18 में छापा पड़ा, 19 में मैं सबसे पीक पर था, उसी के बाद कोरोना आ गया। तो कोरोना ने सब कुछ बिगाड़ा, लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत अच्छे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन किए, उसके बाद ही ये हुआ था, ये खरीदा था मैंने, ये जो हॉल देख रहे हो। तो उन्होंने बात सही बोला था, तो है ना। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैंने भी झेला है। आप एक बात बताइए, जरा सोचिएगा, बहुत कम उम्र में उसने जब मुझे, उस समय मैं थोड़ा सा क्यूट भी लगता था, है ना, 2019 तक में था, 2000 जब पैसा जाता गया तो मैं वो होता गया। तो 2019 में मैं बड़ा पतला दुबला, बड़ा मतलब भगवान की दया से ठीक ठाक लगता था। तो वो मुझे जब छापा मारे तो मुझे एक लाइन बोला कि आप इतने स्मार्ट दिखते हो, इतने कम उम्र के दिखते हो, हमने बहुतों पर छापा मारा, लेकिन बड़ा आपको देख के बहुत वो लग रहा है कि आप पे छापा लग कैसे गया, ऊपर से आप कंपनी सेक्रेटरी हो, कम से कम इन सब चीज़ों को तो छिपा लेते। उस समय मैं जीएसटी नहीं पढ़ाता था, तो जीएसटी उस समय कहाँ कोई खास मतलब था, है कि नहीं। उसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने जीएसटी पढ़ाना स्टार्ट किया, और जीएसटी पढ़ाया तो 50 क्वेश्चन होने थे आईडीटी पे, उसमें से 49 क्वेश्चन मेरे बुक से मैच कर गए। कहते हैं जब आप कहते हैं मोटिवेशन नेगेटिव भी होता है और क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो मैं जब बच्चों को जीएसटी की बुक आई हुई है, वॉल्यूम फर्स्ट देखना, जब मैं जीएसटी टैक्स पढ़ाता हूँ तो ये सोच के नहीं पढ़ाता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना नॉलेज भी लेता रहता हूँ उसके अंदर से, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ा जाता हूँ।
आज जब ज़्यादा पढ़ाता हूँ तो बच्चों का भी फायदा हो जाता है, मेरा भी हो जाता है। तो ये सब है। उसी समय ये हुआ, उसके बाद फिर आग लग गई मेरे हेड ऑफिस में 2021 में। 2021 में हेड ऑफिस रात भर जलता रहा, रात भर। जब सुबह शटर खोला तो जो खोला उसके ऊपर पूरा वो जो होता है राख वाख, वो धुआं हुआ पूरा उसके ऊपर आ गया। फिर स्टाफ ने मुझे कॉल किया, कभी पूछना किसी स्टाफ से बताएगा कि सर आप मत आइए, क्योंकि मैं देखता तो मैं रोने होने लगता है, इतना बड़ा ऑफिस बनाया हाई फाई, सब जल जाल के बर्बाद हो गए। रात भर शॉर्ट सर्किट हो गया, रात भर जलता रहा, किसी को पता नहीं चला क्योंकि शटर वटर बंद था चारों तरफ से। रात भर जलता रहा, पूरा फूक गया। ये जो अभी आप देख रहे हैं नया बनाया है मैंने, और उसमें भी एक दो जगह देखना कहीं कहीं पे लगा, अभी भी उसका निशान है कि वो जो घास वास नहीं लगा हुआ वहाँ पर, अगर देखोगे ग्रीन वाला हेड वहाँ पे, उसमें कोने में देखोगे तो जला हुआ है अभी भी। तो रात भर में कितना कंप्यूटर मेरा जल गया। उसके बाद एक लैपटॉप था, तीन लैपटॉप जल गया, 3-4 कंप्यूटर जल गया, सोफा वोफा सब जल गया, सब कुछ जल जाल के रात भर बर्बाद हो गया। उसके बाद वो हुआ, उससे निपटा, फिर मुझे कोरोना हो गया। अब मुझे कोरोना ऐसा हुआ कि मैं मरने में पहुंच गया। 1 महीना तक मैं घर के अंदर बंद रहा, क्योंकि मुझे हुआ था डेल्टा था ना, बीच में डेल्टा वाला आया था, वो सबसे खतरनाक था, जो ऑक्सीजन कम कर रहा था। मेरा ऑक्सीजन पहुंच गया था 70 के आसपास पहुंचा, फिर वापस रिकवर किया। तो लोगों को लगता है कि ऐसे ऐसे बने, लेकिन मैंने इस 3-4 साल में इतना सहा है। मैंने एक वो बुलडॉग बिल्डिंग नहीं है जो बगल में, पूरा लिया। कभी फोटो पुराना फेसबुक पर देखोगे तो मैंने 4 फ्लोर ले लिया था। उसमें एक फ्लोर पर बच्चों के लिए लाइब्रेरी बना दिया था, एक पे खेलने कूदने का बना दिया था, सब मैंने किया। मैंने 6 जनवरी को उद्घाटन किया 2020 में, फरवरी मार्च में दंगा हुआ तो मेरे शीशा पे मार दिया। उस पहले तोड़ा वो, तो 2020 में पहले वो दंगा तोड़ा मुझे, उसके बाद कोरोना तोड़ा, और तोड़ के सब कुछ ऐसे ही। आज भी मेरा बोर्ड वहाँ लगा ही, बाबू गली में बताया नहीं था, आज भी जाइए देखिए मेरा कितना बड़ा ऑडिटोरियम था। तो अच्छा, ये सब मेरे साथ हुआ, और मेरे जितने कॉम्पिटिटर हैं सब उस समय भाग गए। आज जो ये लोग हीरो बन रहे हैं, मैं इकलौता कोचिंग वाला यहाँ पर टिका रहा कोरोना में, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा संसार था, मैं कहीं भाग नहीं सकता था। ये लोग अपना 10 तो इनका सीट होता था 10-20, सब भाग गया। कोई हरियाणा भाग के रह गया, 2 साल के बाद लौट के बस यूट्यूब पे चलाना शुरू कर दिया। तो इन लोगों, जो लोग उस समय के हैं उसको मालूम है कि मैंने क्या किया। और ये लोग तो सब भाग गए थे, सब, कोई एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, सब भाग गया था, सब पैसा बचा लिया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन आप देखें ना देखें और लोग देखें ना देखें, भगवान तो ऊपर से देख रहा था ना। आज भी भगवान के दया से फेस टू फेस में मेरे पास ज़्यादा बच्चे हैं, आज भी, और रहेगा, कोशिश करते रहेंगे। हाँ, यूट्यूब में मैं थोड़ा पीछे जरूर रहता हूँ, क्योंकि मैंने वो चिल्लरगिरी नहीं कर सकता, और वो चिल्लरगिरी वाला काम करते हैं, और चिल्लरगिरी मेरे से होता नहीं है। तो उस केस में फिर भी यूट्यूब भी अब मुझे लग रहा है ठीक ठाक चल रहा है। और जो अच्छा, और एक काम, यूट्यूब भी डिलीट हुआ इसी बीच में। 50,000 सब्सक्राइबर वाला मेरा यूट्यूब था, वो भी यूट्यूब ने डिलीट मार दिया, कहा लगे हाथ तुम, मैं भी बर्बाद कर ही देता हूं इसको। फिर ये जो नया यूट्यूब चैनल है तुम देखना 2021 का बना हुआ है, तो बताइए 2021 से ये 2023 चल रहा है, 2 साल में अगर 16,000 टच कर रहे हैं, 16,000 हो गया सब्सक्राइबर, तो ये कम बड़ी बात है, वो भी ओनली फॉर CS से। बहुत लोग तो CA भी पढ़ाते हैं ना, ये टैक्स वाला टीचर सब क्या करता है, CA भी पढ़ाता है, CMA भी पढ़ाता है। मैं तो सिर्फ क्या पढ़ाता हूँ, CS। तो मेरे यहाँ अगर सिर्फ CS के इतने बच्चे हैं तो कम बड़ी बात थोड़ी है। तो लाइफ में मैंने भी बहुत स्ट्रगल झेला, लेकिन ये है कि चलो स्ट्रगल इसलिए तुम लोग को अभी बताया कि तुम लोग को लगता है कि तुम लोग के लाइफ में स्ट्रगल है, अभी ये सब चीज़ तो तुमने देखा ही नहीं, और इन सब चीज़ों से हंसते खेलते कैसे कैसे निकला। इसमें सबसे बुरा कोरोना था। कोरोना मुझे ख़त्म कर दिया था, ये सब मेरा ख़त्म हो गया था, ये ख़त्म हो गया था, बाल वाल सब लगभग हट गया था। उसके बाद ये चेहरा वोड़ा पूरा ख़त्म ही हो गया था। मेरा मरने पे आ गया था मैं, जैसे तैसे बचा, मुझे मालूम है। उस समय मेरा तो वो क्या बोलते, कौन सा रिपोर्ट आता था कि जब वो कोरोना का चेकिंग होता था तो क्या तो बोलते थे, तुम लोगों को पता होगा, वो क्या तो आता था, कोई वैल्यू आता था। नहीं, RT-PCR तो होता ही था, कोई वैल्यू आता था, और वो वैल्यू मेरा 15 आया। हाँ, 15 का मतलब था, किसी का आता था 28, किसी का 35, किसी का 40। इसका मतलब क्या होता था मालूम है, कोई एक वैल्यू था, जैसे वो ढूंढता था तो किसी को 40 राउंड के बाद पता चलता था कोरोना है, मुझे 15 राउंड में पता चल गया कोरोना, क्योंकि मेरे में कोरोना भरा हुआ था पूरा। अच्छा, मैं यहाँ क्यों था दिल्ली में, स्टूडेंट की वजह से। मैं उस समय DTH पे क्लास ले रहा था, मैं भी उन लोगों की तरह भाग जाता अपने घर तो मैं बच जाता, लेकिन मैं यहाँ था और हो गया कोरोना दिल्ली में। तो उस समय में अप्रैल 2021, याद कीजिए आप, अप्रैल 2021 में तो हर घर में आपका कोरोना आ गया था। आप आलू खरीदे थे उसमें कोरोना था, हर चीज में कोरोना था, कहां बचते आप। तो पूरा अप्रैल पूरा मई वो एक ऐसा समय था जब मैं
मतलब मेरे मन में एक लाइन आ गया था कि मैं मरने के बाद की यात्रा कर रहा हूं। तो सोचिए, मरने के बाद का दिमाग में आना शुरू हो गया था, इसका मतलब मैं मरने के कगार तक पहुंच गया था। तो ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा, इसी में कुछ लोग बोल देते हैं कोरोना कुछ नहीं था। कोरोना कुछ नहीं था, जिसको हुआ उसको पता है। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं जिसको नहीं हुआ है ना, तुम देखना कुछ नहीं था, बुखार था, झूठ बोलता है, मोदी झूठ बोला है। अच्छा, कुछ लोग मोदी को भी बोलते हैं कि झूठ बोला है, या ये बोला है, ये भारत झूठ बोल रहा है। जो मरा है वो तो जानता ही, आपके आसपास कोई ना कोई तो मरा ही होगा, किसी न किसी घर, खानदान, गली, मोहल्ले में आपने मरते हुए तो देखा होगा। अगर दिल्ली वासी अगर है आप, दिल्ली में तो बहुत हुआ था उस समय में, अप्रैल 2021 याद कीजिए, दिल्ली में तो लगभग ऐसी मौतें हुई थी कि आप सोच नहीं सकते हो। तो ये सारी कहानी थी। खैर चलो, उन सब स्टेजेस से निकल के यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, करता रहूँगा। क्योंकि मेरा एक चीज़ मानना है कि इस दुनिया में जब भगवान कृष्ण आए तो उनको भी काम करना पड़ा, तो भगवान को भी काम करना पड़ा, तो मैं तो इंसान ही हूँ, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, है ना? भगवान कृष्ण के अगर उसको देखोगे ना तुम लोग, उनके लाइफ लाइन को पूरा देखोगे, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो उन्हीं का रहा है। वो किससे डांट नहीं खाए और किस तरीके से उनकी बेइज्जती कहाँ कहाँ नहीं हुई। वो क्या बने बताओ, महाभारत में क्या बने? वो सारथी। सारथी का मतलब ड्राइवर ही ना एक तरीके से। तो वो तो खैर वो किस में दिखाता है, वो सब सीरियल में दिखाता है कि इतना तेज है चेहरे पे और इतना वो बोल रहे हैं, सब सुन रहा है, लेकिन अगर सारथी थे तो इतना भी इज्जत नहीं दिखा होगा जितना दिख रहा था। तो उनके साथ तो सबसे बुरा हुआ, लास्ट में भी उनकी मौत बहुत मतलब नॉर्मल ढंग से ही हो गई। एक तीर मारा, उनके पैर पे लगा, ऐसे हुआ ना। और उनको वो मिला था, क्या बोलते हैं उसको, श्राप। तो सबसे ज्यादा श्राप भी किसको मिला? श्री कृष्ण जी को ही मिला। और वो हंसते 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 अपनी जिंदगी निकाल गए। तो बताइए, इस पृथ्वी लोक पे तो उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ा, तो हम तो एक तुच्छ से इंसान हैं, अगर हम सह रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए आप। तो इसलिए जब भगवान को भी काम करना पड़ा, तो हम अगर काम कर रहे हैं तो कोई किसी पे उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कर्म ही पूजा है, इससे बड़ा कोई प्रिंसिपल दुनिया में नहीं। क्या है? कर्म ही पूजा। एक बार बोल के सुनाओ, कर्म ही पूजा है। इससे बड़ा प्रिंसिपल इस दुनिया में, इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कुछ भी नहीं है कि नहीं? तो चलिए, इसी नोट के साथ ये चैप्टर होता है KHATAM खत्म।